चैप्टर 22। एक दिन जिम बांसक, जो न केवल मेरे प्रिंसिपल ब्रोकर्स में से एक थे बल्कि एक घनिष्ठ मित्र भी थे, मुझसे मिलने आए। उसने कहा कि वह चाहता है कि मैं उस पर एक बड़ा एहसान करूं। उसने पहले कभी इस तरह से बात नहीं की थी और इसलिए मैंने उसे यह बताने के लिए कहा कि एहसान क्या था। उम्मीद है कि यह कुछ ऐसा होगा जो मैं कर सकता था, क्योंकि मैं निश्चित रूप से उसे मजबूर करना चाहता था। फिर उसने मुझे बताया कि उसकी फर्म एक निश्चित स्टॉक में रुचि रखती है। वास्तव में वे कंपनी के प्रिंसिपल प्रोमोटर्स थे और उन्होंने स्टॉक का बड़ा हिस्सा रखा था। ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि उनके लिए एक बड़े ब्लॉक का मार्केटिंग करना मैंडेटरी हो गया था। जिम चाहता था कि मैं उसके लिए मार्केटिंग करूं। स्टॉक कंसोलिडेटेड स्टोव था। मैं वेरियस रीजन से इससे कोई लेना देना नहीं चाहता था। लेकिन बांसक, जिनके लिए मैं कुछ ऑब्लिगेशंस के तहत था, ने मामले के पर्सोनल फेवर के चरण पर जोर दिया, जो अकेले ही मेरी ऑब्जेक्शंस को दूर कर सकता था। वह एक अच्छा साथी था, एक दोस्त था, और उसकी फर्म, मैं इकट्ठा हुआ, काफी भारी रूप से शामिल था। इसलिए अंत में मैं वह करने के लिए तैयार हो गया जो मैं कर सकता था। मुझे हमेशा यह प्रतीत हुआ है कि युद्ध के उछाल और अन्य उछाल के बीच अंतर का सबसे खूबसूरत पॉइंट वह हिस्सा था जो शेयर मार्केट के मामलों में एक नए प्रकार के लड़के बैंकर द्वारा खेला गया था। उछाल शानदार था और इसकी ओरिजिन और कारण स्पष्ट रूप से सभी के द्वारा समझा जा सकता था। लेकिन साथ ही देश के सबसे बड़े बैंकों और ट्रस्ट कंपनियों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार के प्रोमोटर्स और गोला बारूद बनाने वालों को रातों रात करोड़पति बनाने में मदद की। यह ऐसा हो गया कि एक व्यक्ति को केवल इतना कहना था कि उसका एक मित्र था जो मित्र देशों के कमीशंस में से एक के सदस्य का मित्र था, और उसे उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी कैपिटल की पेशकश की जाएगी जिन्हें उसने अभी तक सुरक्षित नहीं किया था। मैं विश्वास करने वाली कंपनियों से उधार लिए गए धन पर लाखों डॉलर का कारोबार करने वाली कंपनियों के प्रेसिडेंट बनने वाले क्लर्कों की इनक्रेडिबल स्टोरीज सुनता था, और उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जो एक आदमी से दूसरे आदमी में जाने के बाद मुनाफे का निशान छोड़ देते थे। इस देश में यूरोप से सोने की बाढ़ आ रही थी और बैंकों को इसे जब्त करने के तरीके खोजने पड़े। हो सकता है कि बिजनेस करने के तरीके को पुराने लोगों ने गलत समझा हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि उनमें से बहुत से लोग इसके बारे में हैं। बैंकों के भूरे बालों वाले अध्यक्षों के लिए फैशन शांत समय में बहुत अच्छा था, लेकिन इस कठिन समय में युवा चीफ योग्यता थी। बैंकों ने निश्चित रूप से भारी मुनाफा कमाया। जिम बार्न्स और उनके सहयोगियों ने मार्शल नेशनल बैंक के युवा अध्यक्ष की दोस्ती और विश्वास का आनंद लेते हुए तीन प्रसिद्ध स्टोव कंपनियों को कॉन्सोलिडेटेड करने और नई कंपनी के स्टॉक को जनता को बेचने का फैसला किया, जो महीनों से कोई पुरानी चीज खरीद रहे थे। एंग्रेड स्टॉक सर्टिफिकेट के रास्ते में एक समस्या यह थी कि स्टोव बिजनेस इतना समृद्ध था कि तीनों कंपनियां वास्तव में अपने इतिहास में पहली बार अपने कॉमन स्टॉक पर डिविडेंड अर्न कर रही थी। उनके प्रिंसिपल शेयरहोल्डर कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते थे। कर पर उनके शेयरों के लिए अच्छा मार्केट था, और जितना वे देना चाहते थे उतना बेच चुके थे, और जितनी वस्तु थी उसी से संतुष्ट थे। बड़े मार्केट मूवमेंट्स को सही ठहराने के लिए उनका इंडिविडुअल कैपिटलाइजेशन बहुत छोटा था, और यहीं पर जिम बार्न्स की फर्म आई। इसने बताया कि कंसोलिडेटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए काफी बड़ी होनी चाहिए, जहां नए शेयरों को पुराने शेयरों की तुलना में अधिक मूल्यवान बनाया जा सके। सर्टिफिकेट्स को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए उनका रंग बदलने के लिए वॉल स्ट्रीट में यह एक पुराना उपकरण है। कहते हैं कि एक शेयर इक्विवेलेंट पर आसानी से बेचा जा सकता है। ठीक है, कभी कभी स्टॉक को चौगुना करके आप नए शेयरों को 30 या 35 पर बेच सकते हैं। यह पुराने स्टॉक के लिए 120 या 140 के बराबर है। यह आंकड़ा कभी भी नहीं पहुंच सकता था। ऐसा लगता है कि बार्न्स और उनके सहयोगी अपने कुछ दोस्तों को प्रेरित करने में सफल रहे,
जिन्होंने ग्रे स्टोव कंपनी के कुछ ब्लॉकों को ग्रे के प्रत्येक शेयर के लिए कॉन्सोलिडेटेड के 4 शेयरों के आधार पर कंसोलिडेशन में आने के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रखा। फिर मिडलैंड और वेस्टर्न ने अपनी बड़ी बहन का पालन किया और शेयर के लिए शेयर के आधार पर आए। उनका कर पर लगभग 25 से 30 पर क्वोटेड किया गया था और ग्रे, जो कि बेहतर ज्ञात था और डिविडेंड का भुगतान किया गया था, लगभग 125 लटका हुआ था। उन होल्डर्स को खरीदने के लिए धन जुटाने के लिए जो कैश के लिए बेचने पर जोर देते थे और इम्प्रूवमेंट एंड प्रमोशन के खर्चों के लिए एडिशनल वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए कुछ मिलियन जुटाना आवश्यक हो गया। तो बार्न्स ने अपने बैंक के प्रेसिडेंट को देखा, जिन्होंने कृपया अपने सिंडिकेट को 30,500,000 डॉलर उधार दिए। कोलेटरल नए ऑर्गेनाइज्ड कॉरपोरेशन के 1 लाख शेयर थे। सिंडिकेट ने प्रेसिडेंट को एश्योर्ड दिया, या इसलिए मुझे बताया गया कि कीमत 50 से नीचे नहीं जाएगी। यह एक बहुत ही लाभदायक डील होगा क्योंकि वहां बड़ा मूल्य था। पंक्चुअलिटी के मामले में प्रमोटरों की पहली गलती थी। नए स्टॉक के मुद्दों के लिए सैचुरेशन पॉइंट मार्केट द्वारा पहुंच गया था और उन्हें इसे देखना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने उन अनरीजनेबल किलिंग्स की डुप्लीकेट करने की कोशिश नहीं की होती जो अन्य प्रोमोटर्स ने बूम के चरम पर की थी, तो वे आखिरकार रीजनेबल प्रॉफिट कमा सकते थे। अब आपको इस धारणा से भागना नहीं चाहिए कि जिम बार्न्स और उनके सहयोगी मूर्ख या अनुभवहीन बच्चे थे। वे चतुर पुरुष थे। वे सभी वॉल स्ट्रीट के तरीकों से परिचित थे और उनमें से कुछ असाधारण रूप से सफल स्टॉक ट्रेडर थे। लेकिन उन्होंने जनता की बाइंग क्षमता को केवल बढ़ा-चढ़ाकर आंकने के बजाय अधिक किया। आखिरकार वह क्षमता कुछ ऐसी थी जिसे वे केवल वास्तविक परीक्षणों द्वारा ही निर्धारित कर सकते थे। जहां उन्होंने अधिक महंगा गलती की थी, वह बुल मार्केट की तुलना में लंबे समय तक टिके रहने की उम्मीद कर रहा था। मुझे लगता है कि इसका कारण यह था कि ये वही लोग इतनी बड़ी और विशेष रूप से इतनी जल्दी सफलता के साथ मिले थे कि उन्हें संदेह नहीं था कि बुल मार्केट में आने से पहले वे डील के साथ होंगे। वे सभी फेमस थे और प्रोफेशनल ट्रेडर्स और वायर हाउसों के बीच उनके काफी फॉलोअर थे। डील बहुत अच्छी तरह से एडवर्टाइज किया गया था। न्यूज़पेपर्स निश्चित रूप से अपने स्थान के प्रति जनरस थे। पुरानी चिंताओं की पहचान अमेरिका के स्टोव इंडस्ट्री से की गई और उनके प्रोडक्ट दुनिया भर में जाने गए। यह एक पैट्रियोटिक अमेल्गमेशन था और विश्व विजयों के बारे में डेली पेपर्स में लिटरेचर का ढेर था। एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के मार्केट उतने ही अच्छे थे जितने अच्छे थे। कंपनी के डायरेक्टर सभी पुरुष थे जिनके नाम फाइनेंशियल पेजेस के सभी रीडर्स से परिचित थे। प्रचार का काम इतनी अच्छी तरह से संभाला गया था और अनाम इनसाइडर्स के वादे इतने निश्चित और कॉन्फिडेंट करने वाले थे कि नए स्टॉक के लिए एक बड़ी डिमांड पैदा हो गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि जब किताबें बंद की गई तो यह पाया गया कि जो शेयर जनता को $50 प्रति शेयर की दर से पेश किया गया था, वह 25% से अधिक सब्सक्राइब किया गया था। इसके बारे में सोचो। प्रोमोटर्स को सबसे अच्छी उम्मीद करनी चाहिए थी कि सप्ताह के काम के बाद उस कीमत पर नए स्टॉक को बेचने में सफल रहे और एवरेज 50 के लिए 75 या उससे अधिक की कीमत लगाने के बाद। उस समय इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज के शेयरों की पुरानी कीमतों में लगभग 100% की बढ़ोतरी थी। यही संकट था और उन्होंने इसका सामना नहीं किया जैसा कि मिलना चाहिए था। यह आपको दिखाता है कि हर बिजनेस की अपनी जरूरतें होती है। स्पेसिफिक नॉलेजेबल की तुलना में सामान्य ज्ञान कम मूल्यवान है। अनएक्सपेक्टेड ओवर सब्सक्रिप्शन से खुश प्रमोटरों ने कंक्लूजन निकाला कि जनता उस स्टॉक की किसी भी मात्रा के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी और वे वास्तव में इतने मूर्ख थे कि उन्होंने स्टॉक को कम अलॉटेड कर दिया। प्रमोटर्स द्वारा हॉगिश होने का मन बना लेने के बाद उन्हें इंटेलिजेंटली हॉगिश बनने की कोशिश करनी चाहिए थी। उन्हें क्या करना चाहिए था? निश्चित रूप से स्टॉक को पूर्ण रूप से अलॉटेड करना था। इससे उन्हें जनता को सब्सक्रिप्शन के लिए दी जाने वाली कुल राशि के 25% की सीमा तक कम कर दिया होगा और यह निश्चित रूप से आवश्यक होने पर और स्वयं के लिए बिना किसी लागत के स्टॉक का समर्थन करने में सक्षम होगा।
उनकी ओर से किसी भी प्रयास के बिना वे उस मजबूत रणनीतिक स्थिति में होते जो मैं हमेशा खुद को खोजने की कोशिश करता हूं जब मैं स्टॉक में हेरफेर कर रहा होता हूं। वे कीमत को सैगिंग से बचा सकते थे, जिससे नए स्टॉक की कीमत स्थिरता और उसके अंडरराइटिंग सिंडिकेट में विश्वास को प्रेरित किया जा सके। उन्हें याद रखना चाहिए था कि जब उन्होंने जनता को पेश किए गए स्टॉक को बेच दिया तो उनका काम खत्म नहीं हुआ था। यह केवल उसका एक हिस्सा था जिसे उन्हें मार्केट में लाना था। उन्होंने सोचा कि वे बहुत सफल रहे हैं, लेकिन जल्द ही उनकी दो बड़ी भूलों के परिणाम स्पष्ट हो गए। जनता ने नए स्टॉक को और अधिक नहीं खरीदा क्योंकि पूरे मार्केट में डेवलप रिएक्टिव टेंडेंसीज हो गई थी। इनसाइडर्स लोगों के पैर ठंडे पड़ गए और उन्होंने कंसोलिडेटेड स्टोव का सपोर्ट नहीं किया। और अगर इनसाइडर्स लोग रिसेशंस के दौरान अपना स्टॉक नहीं खरीदते हैं, तो किसे खरीदना चाहिए? इनसाइड सपोर्ट की एब्सेंस को आम तौर पर एक बहुत अच्छी बेयर टिप के रूप में स्वीकार किया जाता है। स्टैटिस्टिकल डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। कंसोलिडेटेड स्टोव की कीमत बाजार के बाकी हिस्सों के साथ घटती बढ़ती रही, लेकिन यह कभी भी शुरुआती मार्केट भावों से ऊपर नहीं गई, जो कि 50 से थोड़ा ही ऊपर था। बार्न्स और उनके दोस्तों को इवेंचुअली इसे 40 से ऊपर रखने के लिए खरीदारों के रूप में आना पड़ा। अपने मार्केट करियर की शुरुआत में उस स्टॉक का समर्थन नहीं करना खेदजनक था, लेकिन जनता द्वारा सब्सक्राइब किए गए सभी स्टॉक को नहीं बेचना ज्यादा बुरा था। सभी घटनाओं में स्टॉक को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ड्यूली रूप से लिस्टेड किया गया था और इसकी कीमत तब तक गिरती रही जब तक कि यह नाममात्र रूप से 37 पर खड़ा नहीं हो गया। और यह वहीं खड़ा रहा क्योंकि जिम बार्न्स और उनके सहयोगियों को इसे वहां रखना पड़ा क्योंकि तब बैंक ने लोन लिया था उन्हें 1 लाख शेयरों पर $35 प्रति शेयर। अगर बैंक ने कभी उस लोन को समाप्त करने की कोशिश की तो यह नहीं बताया जा रहा था कि कीमत क्या टूट जाएगी। जनता जो इसे 50 में खरीदने के लिए उत्सुक थी, अब इसे 37 पर ध्यान नहीं दिया और शायद इसे 27 पर नहीं चाहेगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, क्रेडिट के विस्तार के मामले में बैंकों की ज्यादतियों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लड़के बैंकर का दिन खत्म हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि बैंकिंग बिजनेस अचानक रूढ़िवादिता में गिरने के कगार पर पहुंच गया है। इंटीमेट फ्रेंड्स को अब पूरी दुनिया के लिए लोन्स चुकाने के लिए कहा गया था, जैसे कि उन्होंने राष्ट्रपति के साथ कभी गोल्फ नहीं खेला था। कर्जदार की ओर से धमकी देने या लोन लेने वाले की ओर से अधिक समय के लिए अनुरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दोनों के लिए स्थिति बेहद असहज थी। उदाहरण के लिए, जिस बैंक के साथ मेरे मित्र जिम बार्न्स ने बिजनेस किया था, वह अभी भी दयालु था। लेकिन यह स्वर्ग के लिए उस लोन को ले लो या हम सब एक गड़बड़ के डिकेंस में होंगे का मामला था। गंदगी का कैरेक्टर और इसकी विस्फोटक संभावनाएं जिम बार्न्स को मेरे पास आने के लिए पर्याप्त थी, जो मुझे बैंक के 3-500,000 के लोन का पेमेंट करने के लिए पर्याप्त रूप से 1 लाख शेयर बेचने के लिए कहें। जिम को अब उस शेयर पर लाभ कमाने की उम्मीद नहीं थी। यदि सिंडिकेट ने इस पर केवल एक छोटा सा नुकसान किया है, तो वे आभारी होंगे। यह एक होपलेस काम लग रहा था। सामान्य मार्केट न तो एक्टिव था और न ही मजबूत, हालांकि कई बार रैलियां होती थी जब हर कोई उत्तेजित हो जाता था और विश्वास करने की कोशिश करता था कि बुल स्विंग फिर से शुरू होने वाली है। मैंने बार्न्स को जो आंसर दिया वह यह था कि मैं इस मामले को देखूंगा और उन्हें बता दूंगा कि मैं किन परिस्थितियों में काम करूंगा। खैर, मैंने इस पर गौर किया। मैंने कंपनी की पिछली एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस नहीं किया। मैं स्टॉक को उसकी कमाई या उसकी संभावनाओं में बढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि खुले मार्केट में उस ब्लॉक को निपटाने के लिए जा रहा था। मैंने केवल इस बात पर विचार किया कि उस कार्य में मुझे क्या करना चाहिए, क्या मदद करनी चाहिए या क्या बाधा डालनी चाहिए। मुझे एक बात का पता चला कि बहुत कम लोगों के पास बहुत अधिक स्टॉक था, जो कि सुरक्षा के लिए बहुत अधिक था और आराम के लिए बहुत अधिक था। क्लिफ्टन पी केन एंड कंपनी, बैंकरों और ब्रोकर्स, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के पास 70,000 शेयर थे। वे बार्न्स के घनिष्ठ मित्र थे और कंसोलिडेशन को इन्फ्लुएंस्ड करने में इफेक्टिव थे,
क्योंकि उन्होंने सालों तक स्टोव स्टॉक की स्पेशलिटी बनाई थी। उनके ग्राहकों को अच्छे काम में जाने दिया गया था। पूर्व सीनेटर सैमुअल गॉर्डन, जो अपने भतीजों की फर्म गॉर्डन ब्रदर्स में स्पेशल भागीदार थे, 70,000 शेयरों के दूसरे ब्लॉक के मालिक थे और फेमस जोशुआ वोल्फ के 60,000 शेयर थे। इसने वॉल स्ट्रीट के इस मुट्ठी भर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स द्वारा रखे गए कंसोलिडेटेड स्टोव के कुल 2 लाख शेयर बनाए। उन्हें यह बताने के लिए किसी दयालु व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी कि उन्हें अपना स्टॉक कब बेचना है। अगर मैंने मैनिपुलेटिंग लाइन में कुछ भी पब्लिक बाइंग में लाने के लिए कैलकुलेशन की है, तो कहने के लिए अगर मैंने स्टॉक को मजबूत और एक्टिव बना दिया तो मैं केन और गॉर्डन और वोल्फ को उतरते देख सकता था, और होम्योपैथिक डोसेस में भी नहीं। उनके 2 लाख शेयरों के नियाग्रा के मार्केट में आने की वियन रियल्टी में आकर्षक नहीं थी। यह मत भूलो कि क्रीम बुल मूवमेंट से दूर थी और मेरे ऑपरेशन से कोई भारी डिमांड नहीं होने वाली थी, चाहे वे कितनी भी एफिशिएंसी से ऑपरेटेड क्यों न हो। जिम बार्न्स को इस बात का कोई भ्रम नहीं था कि वह मेरे पक्ष में हम्बली काम कर रहे थे। उसने मुझे एक बुल मार्केट में बेचने के लिए वाटर लॉगिंग वाला स्टॉक दिया था जो अपनी आखिरी सांस लेने वाला था। बेशक अखबारों में बुल मार्केट के खत्म होने के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन मैं इसे जानता था और जिम बार्न्स इसे जानता था, और आप शर्त लगा सकते हैं कि बैंक इसे जानता था। फिर भी मैंने जिम को अपना वचन दिया था, इसलिए मैंने केन, गॉर्डन और वोल्फ को बुलाया। उनके 2 लाख शेयर डेमोकल्स की तलवार थे। मैंने सोचा कि मैं बालों के लिए एक स्टील की चेन को सब्स्टिट्यूट करना चाहूंगा। सबसे आसान तरीका, यह मुझे लगा, किसी प्रकार का रेसिप्रोकल अग्रीमेंट था। अगर उन्होंने बैंक के 1 लाख शेयरों को बेचने के दौरान पैसिवली रूप से मेरी मदद की, तो मैं एक मार्केट बनाने की कोशिश करके एक्टिव रूप से उनकी मदद करूंगा, हम सभी को अनलोड करने के लिए। जैसा कि था, वे बिना कंक्रीट स्टोव के खुले हुए अपनी जोत का 10वां हिस्सा नहीं बेच सकते थे, और वे इसे इतनी अच्छी तरह से जानते थे कि उन्होंने कभी कोशिश करने का सपना भी नहीं देखा था। मैंने उनसे केवल बिक्री के समय में निर्णय लेने और बुद्धिमानी से स्वार्थी न होने के लिए एक बुद्धिमान सेल्फलेसनेस के बारे में पूछा था। यह वॉल स्ट्रीट या कहीं और चरनी में कुत्ता होने का भुगतान नहीं करता है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता था कि समय से पहले या बिना सोचे समझे अनलोडिंग पूरी तरह से अनलोडिंग को रोक देगा। समय जोर किया। मुझे उम्मीद थी कि मेरा प्रस्ताव उन्हें पसंद आएगा क्योंकि वे वॉल स्ट्रीट के अनुभवी व्यक्ति थे और कंसोलिडेटेड स्टोव की एक्चुअल डिमांड के बारे में उन्हें कोई भ्रम नहीं था। क्लिफ्टन पी केन 11 शहरों में ब्रांचेस और सैकड़ों ग्राहकों के साथ एक प्रॉस्परस कमीशन हाउस के हेड थे। उनकी फर्म ने अतीत में 1 से अधिक पूल के मैनेजर्स के रूप में काम किया था। सीनेटर गॉर्डन, जिसके पास 70,000 शेयर थे, एक बहुत धनी व्यक्ति था। उनका नाम मेट्रोपॉलिटन प्रेस के पाठकों के लिए उतना ही जाना पहचाना था जितना कि उन पर एक 16 वर्षीय मैनिक्यूरिस्ट द्वारा किए गए वादे के उल्लंघन के लिए मुकदमा किया गया था, जिसके पास $5,000 का मिंग कोट और डिफेंडेंट से 132 लेटर्स थे। उन्होंने अपने भतीजों को ब्रोकर्स के रूप में बिजनेस में शुरू किया था और वह उनकी फर्म में एक स्पेशल पार्टनर थे। वह दर्जनों पूलों में रहा था। उन्हें मिडलैंड स्टोव कंपनी में एक बड़ी दिलचस्पी विरासत में मिली थी और उन्हें इसके लिए कंसोलिडेटेड स्टोव के 1 लाख शेयर मिले थे। वह जिम बार्न्स की जंगली बुल टिप्स की डिसरिगार्ड करने के लिए पर्याप्त ले जा रहा था और मार्केट में उसके गिरने से पहले उसने 30,000 शेयरों को कैश लिया था। उसने बाद में एक मित्र से कहा कि वह केवल अन्य बड़े होल्डर्स को ही अधिक बेचेगा, जो पुराने और घनिष्ठ मित्र थे। उसने उससे विनती की कि वह और न बेचे, और उनके संबंध में वह रुक गया। इसके अलावा, जैसा कि मैंने कहा, उसके पास उतारने के लिए कोई मार्केट नहीं था। तीसरा आदमी जोशुआ वोल्फ था। वह शायद सभी ट्रेडर्स में सबसे फेमस था। 20 साल से हर कोई उन्हें फर्श पर डाइव लगाने वालों में से एक के रूप में जानता था। शेयरों की बोली लगाने या उन्हें कम करने की पेशकश में उनके पास कुछ सामान थे। 10 या 20,000 शेयरों का मतलब उनके लिए 2 या 300 से अधिक नहीं था।
न्यूयॉर्क आने से पहले मैंने उनके बारे में प्लंजर के रूप में सुना था। वह तब एक खेल घेरा के साथ पीछे चल रहा था जिसने नो लिमिट गेम खेला, चाहे रेस ट्रैक पर या शेयर मार्केट में। वे उस पर एक जुआरी के अलावा कुछ नहीं होने का आरोप लगाते थे, लेकिन उसके पास स्पेक्युलेटिव गेम के लिए रील एबिलिटी और जिद से विकसित योग्यता थी। उसी समय इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स के प्रति उनकी रिप्यूटेड इंडिफरेंस ने उन्हें अनगिनत एनेक्डोट्स का हीरो बना दिया। यान के सबसे व्यापक रूप से ऑपरेटेड में से एक यह था कि जोशुआ एक मेहमान था जिसे उसने एक स्विल डिनर कहा था, और हॉस्टेस के कुछ इंस्पेक्शन से कई अन्य मेहमानों ने लिटरेचर पर चर्चा करना शुरू कर दिया, इससे पहले कि उन्हें रोका जा सके। एक लड़की जो जोश के बगल में बैठी थी और उसे चबाने के अलावा अपने मुंह का इस्तेमाल करते नहीं सुना था, उसकी ओर मुड़ी और महान फाइनेंसर की राय सुनने के लिए उत्सुक दिखी। उससे पूछा, ओह मिस्टर वोल्फ, आप बाल्जाक के बारे में क्या सोचते हैं? जोश ने पोलाइटली से चबाना बंद कर दिया, निगल लिया और जवाब दिया, मैं कभी भी शेयरों पर रोक नहीं लगाता। कंसोलिडेटेड स्टोव के 3 सबसे बड़े इंडिविजुअल होल्डर्स ऐसे थे। जब वे मुझसे मिलने आए तो मैंने उनसे कहा कि अगर उन्होंने कुछ कैश डिपॉजिट करने के लिए एक सिंडिकेट बनाया और मार्केट से थोड़ा ऊपर अपने स्टॉक पर मुझे कॉल किया तो मैं वह करूंगा जो मैं बाजार बनाने के लिए कर सकता हूं। उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा कि कितने पैसे की आवश्यकता होगी। मैंने उत्तर दिया, आपके पास वह स्टॉक लंबे समय से है और आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। आप तीनों के बीच आपको 2 लाख शेयर मिले हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पास जरा भी नहीं है। इससे छुटकारा पाने का मौका जब तक आप इसके लिए मार्केट नहीं बनाते। आपके पास जो कुछ देने के लिए है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए इसे कुछ मार्केट होना चाहिए, और जो भी स्टॉक खरीदने के लिए आवश्यक हो उसका पे करने के लिए इनफ कैश होना बुद्धिमानी होगी। शुरू करने और फिर रुकने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि पर्याप्त पैसा नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप एक सिंडिकेट बनाएं और 60 लाख कैश जुटाएं। फिर सिंडिकेट को अपने 2 लाख शेयरों पर 40 पर कॉल करें और अपना सारा स्टॉक एस्क्रो में रख दें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप लोग अपने मृत पालतू जानवर से छुटकारा पा लेंगे और सिंडिकेट कुछ पैसे कमाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, शेयर मार्केट में मेरी जीत के बारे में तरह-तरह की अफवाहें थी। मुझे लगता है कि इससे मदद मिली क्योंकि सफलता की तरह कुछ भी सफल नहीं हुआ। सभी इवेंट्स में मुझे इन लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। वे अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने अकेले हाथ से खेलने की कोशिश की तो वे कितनी दूर तक पहुंच जाएंगे। उन्हें लगा कि मेरी योजना अच्छी है। जब वे चले गए तो उन्होंने कहा कि वे एक बार में सिंडिकेट बनाएंगे। उन्हें अपने बहुत सारे दोस्तों को अपने साथ मिलाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। मुझे लगता है कि उन्होंने सिंडिकेट के मुनाफे के बारे में मुझसे अधिक एश्योरेंस के साथ बात की थी। मैंने जो कुछ सुना उससे वे वास्तव में इस पर विश्वास करते थे, इसलिए उनकी कोई कॉन्शियसलेस टिप्स नहीं थी। सभी घटनाओं में 1-2 दिनों में सिंडिकेट का गठन किया गया था। केन, गॉर्डन और वोल्फ ने 40 पर 200,000 शेयरों पर कॉल किया और मैंने यह देखा कि स्टॉक को खुद एस्क्रो में रखा गया था ताकि अगर मैं कीमत बढ़ाऊं तो इसमें से कोई भी मार्केट से बाहर न आए। मुझे अपनी रक्षा करनी पड़ी। एक से अधिक प्रॉमिसिंग डील उम्मीद के मुताबिक विफल रहे हैं क्योंकि पूल या क्लीक के सदस्य एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए रखने में विफल रहे। वॉल स्ट्रीट में कुत्ते को खाने के खिलाफ कुत्ते का कोई मूर्ख प्रेजुडिस नहीं है। जिस समय दूसरी अमेरिकन स्टील एंड वायर कंपनी को बाहर लाया गया, उस समय इनसाइडर्स लोगों ने एक दूसरे पर विश्वास भंग करने और उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। जॉन डब्ल्यू गेट्स और उनके दोस्तों और सेलिगमैन और उनके बैंकिंग एसोसिएट्स के बीच जेंटलमैन का समझौता हुआ था। ठीक है, मैंने किसी ब्रोकर के ऑफिस में किसी को इस चौपाई का लेसन करते हुए सुना जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे जॉन डब्ल्यू गेट्स द्वारा कंपोस्ट किया गया था। टारेंट्यूला सेंटीपीड की पीठ पर कूद गया और भयानक उल्लास से झूम उठा, मैं बंदूक के इस हत्यारे बेटे को जहर दे दूंगा। अगर मैं नहीं करता तो वह मुझे जहर दे देगा। माइंड यू, मेरा मतलब एक पल के लिए यह नहीं है
कि वॉल स्ट्रीट में मेरा कोई भी दोस्त स्टॉक डील में मुझसे डबल क्रॉस करने का सपना देखेगा। लेकिन जनरल प्रिंसिपल्स पर यह किसी भी और सभी कॉन्टिंजेंसीज के लिए प्रोवाइड करने के लिए ठीक है। यह स्पष्ट समझ है। वोल्फ और केन और गॉर्डन ने मुझे बताया कि उन्होंने 6 मिलियन कैश जमा करने के लिए अपना सिंडिकेट बनाया था। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन पैसे आने की प्रतीक्षा करें। मैंने जल्दबाजी की महत्वपूर्ण आवश्यकता का रिक्वेस्ट किया था। फिर भी पैसा बूंदाबांदी में आया। मुझे लगता है कि इसमें 4 या 5 किश्तें लगी। मुझे नहीं पता कि कारण क्या था, लेकिन मुझे याद है कि मुझे वोल्फ और केन और गॉर्डन को एक एसओएस कॉल भेजनी थी। उस दोपहर मुझे कुछ बड़े चेक मिले जिससे मेरे पास लगभग $4 मिलियन की कैश आ गई और बाकी 1 या 2 दिन में देने का वादा किया। अंत में यह लगने लगा कि बुल मार्केट के खत्म होने से पहले सिंडिकेट कुछ कर सकता है। सबसे अच्छा यह कोई चिंच नहीं होगा, और जितनी जल्दी मैं काम करना शुरू कर दूं उतना अच्छा है। जनता पैसिव शेयर्स में नए मार्केट मूवमेंट्स के बारे में पर्टिकुलरली रूप से उत्सुक नहीं थी। लेकिन एक आदमी 40 लाख कैश के साथ किसी भी स्टॉक में रुचि जगाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। यह सभी प्रोबेबल ऑफरिंग्स को आत्मसात करने के लिए इनफ था, यदि समय का जोर किया जाता, जैसा कि मैंने कहा था। अन्य 20 लाख की प्रतीक्षा करने का कोई अर्थ नहीं था। जितनी जल्दी स्टॉक 50 तक चढ़े सिंडिकेट के लिए उतना ही बेहतर होगा। यह स्पष्ट था। अगली सुबह उद्घाटन के समय मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कंसोलिडेटेड स्टोव में असामान्य रूप से भारी सौदे हो रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, महीनों से स्टॉक में पानी भर गया था। कीमत 37 आंकी गई थी। जिम बार्न्स 35 पर बड़े बैंक लोन के कारण इसे कम नहीं होने देने के लिए अच्छी देखभाल कर रहे थे। लेकिन किसी भी हायर जाने के लिए वह जल्द ही जिब्राल्टर की चट्टान को स्ट्रेट के पार झिलमिलाते हुए देखने की अपेक्षा करेगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड स्टोव को टेप पर कोई चढ़ाई करते हुए देखने के लिए। खैर सर, आज सुबह स्टॉक की काफी डिमांड थी और कीमत 39 तक पहुंच गई। ट्रेडिंग के पहले घंटे में लेनदेन पूरे पिछले आधे साल की तुलना में भारी था। यह दिन की सनसनी थी और इसने पूरे मार्केट को तेजी से प्रभावित किया। बाद में मैंने सुना कि कमीशन हाउसों के ग्राहकों के कमरों में और किसी बात की चर्चा नहीं होती थी। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन कंसोलिडेटेड स्टोव पर अप को देखकर मेरी भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंची। एक नियम के रूप में मुझे किसी भी स्टॉक में किसी भी अनयूजुअल मूवमेंट के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त जो मेरे लिए बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ कमरे के ट्रेडर्स के व्यक्तिगत मित्र मुझे पोस्ट करते रहते हैं। वे मानते हैं कि मैं जानना चाहता हूं और वे मुझे कोई भी न्यूज़ या गॉसिप उठाते हैं। इस दिन मैंने केवल इतना सुना था कि कंसोलिडेटेड स्टोव में खरीदारी के अंदर स्पष्ट था। कोई वॉशिंग नहीं थी। यह सब जेन्युइन था। खरीदारों ने 37 से 39 तक सभी ऑफरिंग ले लिए और जब कारणों से इंपोर्ट किया गया या टिप के लिए भीख मांगी तो कुछ भी देने से इनकार कर दिया। इससे चतुर और सतर्क ट्रेडर्स ने कंक्लूजन निकाला कि कुछ कर रहा था, कुछ बड़ा। जब एक स्टॉक इनसाइडर्स लोगों द्वारा खरीदने पर चला जाता है, जो सूट का पालन करने के लिए बड़े पैमाने पर दुनिया को एनकरेज करने से इनकार करते हैं, जब ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा तो टिकर हाउंड जोर से सरप्राइज होने लगते हैं। मैंने खुद कुछ नहीं किया। मैंने देखा और आश्चर्य किया और ट्रांजैक्शंस पर नजर रखी। लेकिन अगले दिन खरीद न केवल मात्रा में अधिक थी बल्कि चरित्र में अधिक एग्रेसिव थी। 37 के फिक्स्ड वैल्यू से ऊपर के महीनों के लिए एक्सपर्ट्स के बहीखातों में बिक्री के आदेश बिना किसी परेशानी के इम्प्लाइड हो गए, और ज्यादा होना को रोकने के लिए पर्याप्त नए बिक्री आदेश नहीं आए। स्वाभाविक रूप से कीमत ऊपर चली गई। यह 40 को पार कर गया। प्रेजेंट में यह 42 को छू गया। जिस मोमेंट इसने उस आंकड़े को छुआ, मुझे लगा कि बैंक द्वारा कोलैटरल के रूप में रखे गए स्टॉक को बेचना शुरू करना मेरे लिए उचित था। बेशक मुझे लगा कि मेरे बेचने पर कीमत कम हो जाएगी,
लेकिन अगर पूरी लाइन पर मेरा एवरेज 37 था तो मुझे खोजने में कोई गलती नहीं होगी। मुझे पता था कि स्टॉक का मूल्य क्या था और मैंने महीनों की इनएक्टिविटी से बिक्री की क्षमता के बारे में कुछ विचार प्राप्त किया था। ठीक है, सर, मैंने उन्हें सावधानी से स्टॉक रखने दिया जब तक कि मैंने 30,000 शेयरों से छुटकारा नहीं पा लिया और एडवांस की जांच नहीं की गई। उस दोपहर मुझे उस ठीक लेकिन रहस्यमय ज्यादा होना का कारण बताया गया। ऐसा लगता है कि फ्लोर के ट्रेडर्स को रात के बंद होने से पहले और अगली सुबह खुलने से पहले ही बंद कर दिया गया था कि मैं कंसोलिडेटेड स्टोव पर धमाकों के रूप में तेज था और बिना किसी रिस्पॉन्स के 15 या 20 अंक तक कीमत बढ़ाने जा रहा था। जैसा कि मेरा रिवाज था, यानी उन लोगों के मुताबिक मेरा रिवाज जिन्होंने कभी मेरी किताबें नहीं रखी। टिपस्टर इन चीफ जोशुआ वोल्फ से कम नहीं था। यह उनकी खुद की इनसाइड बाइंग थी जिसने एक दिन पहले ही तेजी शुरू कर दी थी। फ्लोर के ट्रेडर्स के बीच उसके साथी केवल उसकी टिप का पालन करने के लिए तैयार थे, क्योंकि वह अपने साथियों को गलत स्टीयर देने के लिए बहुत कुछ जानता था। सच तो यह है कि मार्केट में उतना स्टॉक दबाव नहीं था जितना की आशंका जताई जा रही थी। गौर कीजिए कि मैंने 3 लाख शेयरों को बांध दिया था और आप महसूस करेंगे कि पुराने डर अच्छी तरह से स्थापित किए गए थे। यह अब मेरे द्वारा स्टॉक लगाने के अनुमान से कम काम साबित हुआ। आखिरकार गवर्नर फ्लावर सही थे। जब भी उन पर शिकागो गैस, फेडरल स्टील या अपनी फर्म की स्पेसिफिकेशंस में मैनिपुलेटिंग करने का आरोप लगाया गया। बीआरटी वे कहा करते थे, मुझे पता है कि किसी शेयर को ऊपर जाने का एकमात्र तरीका उसे खरीदना है, वह भी फ्लोर ट्रेडर्स के लिए एकमात्र तरीका था, और कीमत ने रिस्पॉन्स दी। अगले दिन नाश्ते से पहले मैंने सुबह के अखबारों में पढ़ा जो हजारों लोगों ने पढ़ा था, और निस्संदेह जो सैकड़ों ब्रांचेस और शहर के बाहर के ऑफिसेस में तारों के माध्यम से भेजा गया था, और वह यह था कि लैरी लिविंगस्टन एक्टिव होने वाला था कंसोलिडेटेड स्टोव में बेल ऑपरेशन। एडिशनल डिटेल्स डिफरेंट थे। एक वरन यह था कि मैंने एक इनसाइडर्स का गठन किया था और ओवर एक्सटेंडेड शॉर्ट इंटरेस्ट को पनिश्ड करने जा रहा था। एक अन्य ने निकट भविष्य में डिविडेंड घोषणाओं का संकेत दिया। एक अन्य ने दुनिया को याद दिलाया कि मैं आमतौर पर एक स्टॉक के साथ जो करता था वह याद रखने योग्य था। फिर भी एक अन्य ने कंपनी पर इनसाइडर लोगों द्वारा अक्यूमुलेशन की अनुमति देने के लिए अपनी संपत्ति को छुपाने का आरोप लगाया, और वे सभी इस बात से सहमत थे कि ग्रोथ की शुरुआत उचित रूप से नहीं हुई थी। जब तक मैं अपने ऑफिस पहुंचा और मार्केट खुलने से पहले अपना मेल पढ़ा, मुझे पता चला कि एक बार में कंसोलिडेटेड स्टोव खरीदने के लिए सड़क रेड हॉट टिप से भर गई थी। मेरी टेलीफोन की घंटी बजती रही और कॉल का जवाब देने वाले क्लर्क ने उस सुबह एक या दूसरे रूप में एक ही क्वेश्चन को 100 बार सुना, क्या यह सच था कि कंसोलिडेटेड स्टोव ऊपर जा रहा था? मुझे कहना होगा कि जोशुआ वोल्फ और केन और गॉर्डन और प्रोबेबली जिम बार्न्स ने उस छोटे से काम को अच्छी तरह से संभाला। मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी फॉलोइंग है। क्यों उस सुबह पूरे देश से खरीदारी के आदेश आए, एक शेयर के हजारों शेयर खरीदने के लिए जो 3 दिन पहले किसी भी कीमत पर कोई नहीं चाहता था। और यह मत भूलो कि वास्तव में जनता को केवल एक सफल सवार के रूप में मेरी अखबार की रेप्यूटेशन के अनुसार जाना था, जिसके लिए मुझे एक या दो इमेजिनेटिव रिपोर्टर्स को धन्यवाद देना पड़ा। ठीक है, सर, उस ऊंचाई के तीसरे दिन मैंने कंसोलिडेटेड स्टोव बेचा, और चौथे और पांचवें दिन, और पहली बात जो मुझे पता थी कि मैंने जिम बार्न्स के लिए स्टॉक के 1 लाख शेयर बेचे थे, जिसे मार्शल नेशनल बैंक ने $3,500,000 के लोन पर कोलैटरल के रूप में रखा था, जिसे चुकाने की जरूरत थी। यदि सबसे सफल मैनिपुलेशन में वह शामिल है जिसमें मैनिपुलेटर को कम से कम संभव लागत पर डिजायर्ड एंड प्राप्त होता है, तो कंसोलिडेटेड स्टोव डील हर तरह से मेरे वॉल स्ट्रीट करियर का सबसे सफल है। क्यों कभी भी मुझे कोई स्टॉक नहीं लेना पड़ा। बाद में आसानी से बेचने के लिए मुझे पहले खरीदना नहीं पड़ा। मैंने कीमत को हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट तक नहीं रखा और फिर मेरी रील सेलिंग शुरू नहीं की।
मैंने अपना प्रिंसिपल भी नीचे जाते समय नहीं, बल्कि ऊपर जाते समय बेचा। यह जन्नत के सपने की तरह था कि आपके लिए एक पर्याप्त क्रय शक्ति बनाई गई थी, जिसे लाने के लिए आपकी उंगली हिलाए बिना, खासकर जब आप जल्दी में थे। मैंने एक बार गवर्नर फ्लावर के एक मित्र को यह कहते हुए सुना कि एक महान बुल्लीडर के ऑपरेशन में बीआरटी पूल ने स्टॉक के 50,000 शेयर लाभ पर बेचे, लेकिन फ्लावर एंड कंपनी को 2.5 लाख से अधिक शेयरों पर कमीशन मिला और डब्ल्यू.पी. हैमिल्टन का कहना है कि अमलगमेटेड कॉपर के 220,000 शेयरों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जेम्स आर की ने नेसेसरी मैनिपुलेशन के दौरान स्टॉक के कम से कम 7 लाख शेयरों में कारोबार किया होगा। कुछ कमीशन बिल। इसके बारे में सोचें और फिर विचार करें कि केवल एक ही कमीशन जो मुझे देना था वह उन 1 लाख शेयरों पर कमीशन था जिन्हें मैंने वास्तव में जिम बार्न्स के लिए बेचा था। मैं इसे कुछ बचत कहता हूँ। अपने दोस्त जिम के लिए बेचने के लिए मैंने जो कुछ लगाया था उसे बेचकर, और सिंडिकेट ने जितने पैसे जुटाने के लिए अग्रीड की थी उन्हें अंदर नहीं भेजा गया था, और मेरे द्वारा बेचे गए किसी भी स्टॉक को वापस खरीदने की कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि मुझे लगता है कि मैं चला गया कहीं छोटी छुट्टी के लिए। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने स्टॉक को अकेला छोड़ दिया था और कीमत गिरने से पहले यह बहुत समय नहीं था। एक दिन, जब पूरा मार्केट कमजोर था, कुछ निराश बुल जल्दबाजी में अपने कंसोलिडेटेड स्टोव से छुटकारा पाना चाहते थे, और उनके प्रसाद पर स्टॉक कॉल मूल्य से नीचे टूट गया, जो कि 40 था। कोई भी इसमें से कुछ भी नहीं चाहता था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं सामान्य स्थिति को लेकर उत्साहित नहीं था, और इसने मुझे उस चमत्कार के लिए पहले से कहीं अधिक आभारी बना दिया था जिसने मुझे कीमत में 20 या 30 अंक बढ़ाए बिना 1 लाख शेयरों का निपटान करने में सक्षम बनाया था। एक सप्ताह, जैसा कि टिपस्टर्स ने भविष्यवाणी की थी, कोई सपोर्ट नहीं मिलने पर कीमत में नियमित रूप से गिरावट की आदत विकसित हो गई, जब तक कि एक दिन यह बुरी तरह से टूट नहीं गया और 32 तक पहुंच गया। यह अब तक का सबसे कम रिकॉर्ड था। जैसा कि आपको याद होगा, जिम बार्न्स और ओरिजिनल सिंडिकेट ने आकी थी यह 37 पर है, ताकि बैंक द्वारा अपने 1 लाख शेयरों को मार्केट में नहीं फेंका जा सके। मैं उस दिन अपने ऑफिस में पीसफुल्ली उस टेप का स्टडी कर रहा था जब जोशुआ वोल्फ की घोषणा की गई थी। मैंने कहा कि मैं उसे देख लूंगा। वह तेजी से अंदर आया। वह बहुत बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से गुस्सा से भरा हुआ लग रहा था, जैसा कि मुझे तुरंत पता चला। वह दौड़कर वहां गया जहां मैं टिकर के पास खड़ा था और चिल्लाया, अरे शैतान की क्या बात है? एक कुर्सी है, मिस्टर वोल्फ, मैंने पोलाइटली से कहा और उसे शांति से बात करने के लिए एनकरेज करने के लिए खुद बैठ गया। मुझे कोई कुर्सी नहीं चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है। वह अपनी आवाज के टॉप पर रोया। क्या मतलब है? आप इसमें क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? वह स्टॉक। वह स्टॉक। क्या स्टॉक? मैंने उससे पूछा। लेकिन वह केवल लाल दिखाई दिया, क्योंकि वह चिल्लाया, कॉन्सोलिडेटेड स्टोव। तुम इसे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं। क्या बात है? मैंने कहा था। फूटने से 5 सेकंड पहले उसने मुझे पूरी तरह से देखा। कीमत देखो। इसे देखो। वह निश्चित रूप से गुस्सा था। तो मैं उठा और टेप को देखा। मैंने कहा, इसकी कीमत अब 31,140 है। हाँ, 31, और मेरे पास इसका एक बेड़ा है। मुझे पता है कि आपके पास 60,000 शेयर है। आपके पास यह लंबे समय से है, क्योंकि जब आपने मूल रूप से अपना ग्रे स्टोव खरीदा था। लेकिन उसने मुझे खत्म नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, लेकिन मैंने बहुत अधिक खरीदा। इसमें से कुछ की कीमत मुझे 40 रुपए तक चुकानी पड़ी, और मुझे यह अभी तक मिल गया है। वह मुझे इतनी हॉस्टाइल नज़र से देख रहा था कि मैंने कहा, मैंने तुम्हें इसे खरीदने के लिए नहीं कहा था। तुमने क्या नहीं? मैंने आपको इसके साथ लोड करने के लिए नहीं कहा था। मैंने यह नहीं कहा कि आपने किया।
लेकिन आप इसे डालने जा रहे थे, मैं क्यों था, मैंने बीच में टोका। उसने मुझे देखा, गुस्सा के लिए बोलने में असमर्थ। जब उसे फिर से अपनी आवाज मिली तो उसने कहा, आप इसे लगाने जा रहे थे। तुम्हारे पास इसे खरीदने के लिए पैसे थे। हाँ, लेकिन मैंने एक शेयर नहीं खरीदा, मैंने उससे कहा। वह आखिरी तिनका था। आपने एक शेयर नहीं खरीदा और आपके पास खरीदने के लिए 40 लाख से अधिक कैश थे। आपने कुछ नहीं खरीदा। शेयर नहीं, मैंने दोहराया। वह अब तक इतना पागल हो चुका था कि साफ साफ बोल नहीं पा रहा था। अंत में वह कहने में कामयाब रहा, आप इसे किस तरह का खेल कहते हैं? वह अंदर ही अंदर मुझ पर हर तरह के अनस्पीकेबल क्राइम्स का आरोप लगा रहा था। मैं निश्चित रूप से उनकी आंखों में उनकी एक लंबी लिस्ट देख सकता था। इसने मुझे उससे यह कहने के लिए इंस्पायर किया, आप वास्तव में मुझसे पूछने का क्या मतलब है, वोल्फ? यह है कि मैंने आपसे 50 से ऊपर का स्टॉक क्यों नहीं खरीदा जो आपने 40 से नीचे खरीदा था। है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास कीमत लगाने के लिए 40 और 40 लाख कैश का कॉल था। हाँ, लेकिन मैंने पैसे को हाथ नहीं लगाया और सिंडिकेट ने मेरे ऑपरेशन से 1% भी नहीं खोया है। यहाँ देखो, लिविंगस्टन वह शुरू हुआ। लेकिन मैंने उसे और कुछ कहने नहीं दिया। आप मेरी बात सुने, वोल्फ। आप जानते थे कि आपके और गॉर्डन और केन के पास मौजूद 200,000 शेयर बंधे हुए थे, और अगर मैं कीमत लगाता हूं तो मार्केट में आने के लिए बहुत सारे फ्लोटिंग स्टॉक नहीं होंगे, जैसा कि मुझे दो कारणों से करना होगा। पहला, शेयर के लिए मार्केट बनाने के लिए, और दूसरा 40 पर कॉल से लाभ कमाने के लिए। लेकिन आप उन 60,000 शेयरों के लिए 40 प्राप्त करने से संतुष्ट नहीं थे जिन्हें आप महीनों से खरीद रहे थे, या सिंडिकेट के मुनाफे में आपके हिस्से के साथ, यदि कोई हो। इसलिए जब मैंने सिंडिकेट के पैसे से कीमत बढ़ाई तो आपने मुझ पर उतारने के लिए 40 से कम स्टॉक लेने का फैसला किया, जैसा कि आपको यकीन था कि मैं करना चाहता था। मेरे खरीदने से पहले आप खरीद लेंगे और मेरे करने से पहले आप उतार देंगे, सभी संभावना में मैं एक अनलोड करने वाला होगा। मुझे संदेह है कि आपने मेरी कीमत को 60 तक रखने का अनुमान लगाया। यह इतना बड़ा था कि आपने शायद अनलोडिंग पर्पसेस के लिए स्ट्रिक्टली से 10,000 शेयर खरीदे, और यह मेक श्योर करने के लिए कि अगर मैंने नहीं किया तो किसी ने बैग पकड़ लिया। आपने हर किसी को फटकारा, मेरी और भी कठिनाइयों के बारे में सोचे बिना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। तुम्हारे सभी दोस्त जानते थे कि मुझे क्या करना है। उनकी खरीदारी और मेरे बीच आप सभी हक्की बक्की रहने वाली थी। ठीक है, आपके अंतरंग मित्र जिन्हें आपने टिप दी थी, उन्होंने अपनी लाइनें खरीदने के बाद इसे अपने दोस्तों को दे दिया, और टिप लेने वालों के तीसरे स्तर ने चूसने वालों के चौथे, पांचवें और पॉसिबली छठे स्तर की सप्लाई करने की योजना बनाई, ताकि जब मैं अंत में कुछ बेचने के लिए आया, मैं खुद को कुछ हजारों बुद्धिमान स्पेक्यूलेटर्स द्वारा एंटिसिपेटेड पाया। यह एक दोस्ताना विचार था, आपकी वह धारणा, वोल्फ। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब मैंने एक भी शेयर खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं था, तब कंसोलिडेटेड स्टोव ऊपर जाना शुरू कर दिया था, तो मुझे कितना आश्चर्य हुआ था, या कितना आभारी। या तो जब अंडरराइटिंग सिंडिकेट ने उन लोगों को 40 के आसपास 1 लाख शेयर बेचे, जो उन्हीं शेयरों को मुझे 50 या 60 पर बेचने जा रहे थे। मुझे यकीन है कि 4 लाख का उपयोग उनके लिए पैसा बनाने के लिए नहीं करने वाला एक चूसने वाला था, क्या मैं नहीं था? स्टॉक खरीदने के लिए कैश की सप्लाई की गई थी, लेकिन तभी जब मैंने ऐसा करना आवश्यक समझा। अच्छा, मैंने नहीं किया। यहोशू वॉल स्ट्रीट में काफी समय से था ताकि गुस्सा को बिजनेस में इंटरफियर न बनने दे। मुझे सुनते ही वह शांत हो गया, और जब मैं बात कर रहा था तो उसने दोस्ताना स्वर में कहा, यहाँ देखो लैरी, बूढ़े आदमी, हम क्या करें? आप जो चाहे करें। अरे, एक खेल बनो। अगर तुम हमारी जगह होते तो क्या करते? अगर मैं तुम्हारी जगह होगा, मैंने गंभीरता से कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं क्या करूंगा? क्या? मैं बेच दूंगा, मैंने उससे कहा। उसने एक मोमेंट मेरी ओर देखा,
और बिना कुछ बोले अपनी एड़ी पर हाथ फेरा और मेरे ऑफिस से बाहर चला गया। उसके बाद से वह इसमें कभी नहीं रहे। उसके कुछ समय बाद सीनेटर गॉर्डन ने भी फोन किया। वह भी काफी चिड़चिड़े थे और अपनी परेशानियों के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते थे। फिर केन निहाय कोरस में शामिल हो गए। वे भूल गए थे कि जब उन्होंने सिंडिकेट का गठन किया था तब उनका स्टॉक थोक में बिक्री योग्य नहीं था। वे केवल इतना याद रख सकते थे कि जब मेरे पास सिंडिकेट के लाखों थे और स्टॉक 44 पर एक्टिव था और अब यह 30 था और डिशवाटर के रूप में सुस्त था, तब मैंने उनकी होल्डिंग नहीं बेची थी। उनके सोचने के तरीके से मुझे अच्छे मोटे लाभ पर बिक जाना चाहिए था। बेशक वे भी नियत समय में ठंडे पड़ गए। सिंडिकेट 1% भी नहीं निकला और मुख्य समस्या अनचेंज रही, अपने स्टॉक को बेचने के लिए। 1 या 2 दिन बाद वे वापस आए और मुझसे उनकी मदद करने को कहा। गॉर्डन विशेष रूप से रिक्वेस्ट कर रहे थे और अंत में मैंने उन्हें अपने पूल किए गए स्टॉक में डाल दिया। मेरी सेवाओं के लिए मेरा फी उस आंकड़े से ऊपर जो कुछ भी था उसका आधा होना था। पिछली बिक्री लगभग 30 बजे हुई थी। वहां मैं उनके स्टॉक को लिक्विडेट करने के लिए था। जनरल मार्केट की कंडीशंस और स्पेशल रूप से कंसोलिडेटेड स्टोव के व्यवहार को देखते हुए इसे करने का केवल एक ही तरीका था और वह था निश्चित रूप से रास्ते में नीचे और पहले कीमत बढ़ाने की कोशिश किए बिना बेचना। और मुझे निश्चित रूप से मिल गया होता रास्ते में रीन द्वारा स्टॉक। लेकिन रास्ते में मैं उन खरीदारों तक पहुंच सकता था जो हमेशा तर्क देते हैं कि एक स्टॉक सस्ता है जब यह मूवमेंट के टॉप से 15 या 20 अंक नीचे बेचता है, खासकर जब वह टॉप हाल के इतिहास का मामला हो। उनकी राय में एक रैली होने वाली है। कंसोलिडेटेड स्टोव को 44 के करीब बेचने के बाद यह निश्चित रूप से 30 से नीचे एक अच्छी चीज की तरह लग रहा था। इसने हमेशा की तरह काम किया। बार्गेन हंटर्स ने इसे सफिशिएंट वॉल्यूम में खरीदा ताकि मैं पूल की होल्डिंग को समाप्त कर सकूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि गॉर्डन या वोल्फ या केन ने कोई आभार महसूस किया? इसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं। वे अभी भी मुझ पर सताया हुआ है। या इसलिए उनके मित्र मुझे बताते हैं। वे अक्सर लोगों को बताते हैं कि मैंने उन्हें कैसे किया। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, अपने आप को कीमत नहीं देने के लिए वे मुझे माफ नहीं कर सकते। वास्तव में मैं कभी भी बैंक के 1 लाख शेयरों को बेचने में सक्षम नहीं होता अगर वोल्फ और बाकी लोगों ने उनके रेड हॉट बुल टिप्स को पार नहीं किया होता। अगर मैंने काम किया होता जैसा कि मैं आम तौर पर करता हूं, तो लॉजिकल नेचुरल तरीके से मुझे जो भी कीमत मिल सकती थी लेनी पड़ती। मैंने आपको बताया था कि हम गिरावट वाले मार्केट में भाग गए। इस तरह के मार्केट में बेचने का एकमात्र तरीका जरूरी नहीं कि लापरवाही से बेचना है, लेकिन वास्तव में कीमत की परवाह किए बिना कोई दूसरा रास्ता संभव नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि वे इस पर विश्वास नहीं करते। वे अभी भी गुस्से में हैं। नोट: गुस्सा करने से मनुष्य कहीं नहीं पहुंचता। एक से अधिक बार मुझ पर यह असर पड़ा है कि एक स्पेक्यूलेटर जो अपना आपा खो देता है वह एक गोनर है। इस मामले में ग्रॉचेस के बाद कोई परिणाम नहीं था। लेकिन मैं आपको कुछ जिज्ञासु बताता हूँ। एक दिन मिसेज लिविंगस्टन एक दर्जी के पास गई जिसकी उनसे लेप से सिफारिश की गई थी। महिला सक्षम और आभारी थी और उसका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। तीसरी या चौथी मुलाकात में जब दर्जी को अजनबी की तरह कम महसूस हुआ तो उसने मिसेस लिविंगस्टन से कहा, मुझे आशा है कि एयर लिविंगस्टन कंसोलिडेटेड करता है। जल्दी स्टोव। हमारे पास कुछ है जिसे हमने खरीदा था क्योंकि हमें बताया गया था कि वह इसे लगाने जा रहा है और हमने हमेशा सुना है कि वह अपने सभी सौदों में बहुत सफल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि यह सोचना सुखद नहीं है कि निर्दोष लोगों ने उस तरह की टिप के बाद पैसे खो दिए होंगे। शायद आप समझते हैं कि मैं खुद को कभी क्यों नहीं देता। उस ड्रेसमेकर ने मुझे महसूस कराया कि शिकायतों के मामले में मेरे पास वोल्फ के खिलाफ असली है।